तो बच्चों, आज आपका ये 13 चैप्टर जो चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें नेक्स्ट हमें पढ़ना है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जो आपका न्यूक्लियाई था, लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर का साइज, शेप, डेंसिटी ये सब पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इसका मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो, ये जो दो टर्म्स हैं मास और एनर्जी, ये आप सभी को अच्छे से पता है कि क्या होती हैं। अलग अलग हमने मास पढ़ा हुआ है और एनर्जी भी पढ़ी हुई है 11th क्लास में, फिज़िक्स में ही। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों ही टर्म्स को रिलेट करना है और रिलेट करके समझना है कि मास को हम एनर्जी के टर्म्स में क्या कह सकते हैं, या फिर एनर्जी को हम मास के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो आपके एक वेल फेमस्ड साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि जो हमारी मास होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है और एनर्जी होती है वो इक्विवेलेंट होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी में मास बढ़ रहा है तो उस बॉडी की एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इन्होंने कहा जो जो जैसा जैसा मास के साथ होगा वैसे वैसे एनर्जी के साथ भी होता चला जाएगा। इट मीन्स दीज टू टर्म्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। या फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना कहें, हम कहें या तो आप मास की बात कर लो या फिर एनर्जी की बात कर लो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे कि आपने दो एप्पल हैं, एक बड़ा एप्पल है एक छोटा एप्पल है, पर है तो वो दोनों एप्पल ही। ठीक है, इसी टाइप से जो मास और एनर्जी है वो एक ही है। यहाँ पे हमें यही देखना है और यही पढ़ना है। मास और एनर्जी, अगर मास की कहीं बात आ रही है इट मीन्स उस बॉडी की हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आइंस्टाइन की एक वेल फेमस्ड इक्वेशन भी थी जिसे हम उसके लिए बहुत ही यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, E इज इक्वल्स टू MC²। बुक्स में, फॉर्मूला शीट्स में काफ़ी जगह ये लिखी होती है, E इज इक्वल्स टू MC²। बेसिकली ये इक्वेशन क्या होती है आपकी, M इज इक्वल्स टू E/C²। ये होता है करेक्ट वे इस इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, कि जो मास है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। इफ़ मास इंक्रीजेज देन एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, देखो मास को हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मैटर, है ना। किसी भी मैटर का कितना अमाउंट है, मतलब सॉरी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर उसने पजेस किया हुआ है वो उसका मास होता है। ये अगर कोई बॉडी है इसमें कितना मैटर रखा हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, दिस इज़ द मास ऑफ द बॉडी। यही तो होती है। ठीक है, इसको समझते हैं आगे थोड़ा सा। अगर किसी भी मैटर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर भरा हुआ है। वो मैटर बेसिकली क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, और एटम में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये सिस्टम है इसमें से फर्दर मैंने इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर लिया। इस न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स मीन्स इसमें आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, एटम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब कुछ आपका क्या है, क्या चल रहा है ये आपका, ये बेसिकली पूरा क्या है, आपका एक मास है। ठीक है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर ये सब कुछ रखा हुआ है जो हमने आगे आपका फर्दर क्लासीफाई करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट की ये सारी एनर्जी है। सपोज ये 99% इसमें मास है तो इट मीन्स इसकी 99% क्या है, एनर्जी है। ठीक है, मीन्स मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी एग्जिबिट्स। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी एग्जिबिट्स। और आप इसको और भी क्या लिख सकते हो कि मास इज बेसिकली एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने जैसे बताया था आपको अमाउंट ऑफ मैटर है, तो इसको आप लिख सकते हो मास इज ऑल्सो एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। हम इसमें अभी आपको मास और एनर्जी का पता चल गया कि कैसे हमें इनको इक्वेट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट, कि मास डिफेक्ट क्या होता है। ये कह रहे हैं कि आपका सपोज एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है।
इस न्यूक्लियस में क्या होता है सबको पता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको मैंने सपोज इसके न्यूक्लियॉन्स में फर्दर डिवाइड कर दिया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स में। मैं इनके ऊपर लिख दूँ, ये P है, ये P है, ये P है, सपोज ये P है, ये P है, और ये चारों को मैंने N कर दिया। ठीक है, ये इसके न्यूक्लियॉन्स हो गए। और ये 9 है सपोज, तो ये 9 की 9 यहाँ पे भी हैं इस न्यूक्लियस में। तो ये कह रहे हैं कि जो इस न्यूक्लियस का मास है, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। जो ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर हम इन सब का न्यूक्लियॉन्स का मास को ऐड करते हैं तो उस एडिशन में मास जो आएगा टोटल, ये सपोज 9 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते 9 तक अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो मास होगा टोटल वो क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द होल न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे। अब आपने सपोज क्या एग्जाम्पल लें, एक एप्पल ही है, एक एप्पल को आपने मेज़र किया, सपोज वो आपका 200 ग्राम्स का है एक एप्पल। ठीक है, अब उस एप्पल की आपने स्लाइसिस में उसको कट कर दिया। अब आपने उस स्लाइसिस को मेज़र किया, 10 स्लाइस में कट कर दिया, तो 10 स्लाइसिस का आपको आना चाहिए कि 20 ग्राम पर स्लाइस होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी का 22 भी हो गया हो, किसी का 18 भी हो गया हो, बट आपको लगेगा कि इसका टोटल 200 ही आना चाहिए। बट वो 200 ना आके 205 या 210 या 203, 4 कुछ भी आ रहा है, बट इट विल बी ग्रेटर देन 200। ठीक है, सपोज 210 ग्राम्स आ रहा है इसकी स्लाइसिस का, और ये पूरे एप्पल का है। तो ऐसे कैसे हो गया, ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जो मास डिसअपियर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस के टाइम पे मास इसका लेस है, जो डिसअपियर हुआ है वो बेसिकली मास किस में चला गया, इन न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी को रिलीज़ करने में चला गया। न्यूक्लियॉन्स को कैसे, मतलब हम इसको और क्या कह सकते हैं, अगर ये मैंने एरो इसको ऐसे ना लगा के, इस एरो को मैं उल्टा लगा रही हूँ इस टाइप से। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स हैं अलग अलग, इन्हीं न्यूक्लियॉन्स को अंदर यहाँ बाइंड करवाने के लिए मेरी कुछ एनर्जी लगी, और वो एनर्जी इसमें 10 ग्राम्स एनर्जी मेरी यहाँ पे लूज़ हो गई सपोज। ठीक है, इसका ये कितना था, 210 था, तो मेरा टोटल न्यूक्लियस का भी 210 आना चाहिए था, बट वो 10 ग्राम कम क्यों आया है, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ हो गई 10 ग्राम। किस में रिलीज़ हो गई, इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करवाने के लिए, एक दूसरे के साथ रखने के लिए, मतलब बाइंड उसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में रखने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में वो एनर्जी हमारी क्या हो गई, रिलीज़ हो गई। ठीक है, या फिर आप देखो ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैंने ये एरो उल्टा कर दिया, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, सब पहले आपने न्यूक्लियस ले लिया और फिर यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स बना दिए, है ना। सपोज इसकी 200 ग्राम है और यहाँ पे 210 ग्राम आ रही है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो एनर्जी अब इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। न्यूक्लियस से जब ये न्यूक्लियॉन्स बाहर निकले, सेपरेट हुए, तो सेपरेशन में वो एनर्जी यूज़ हो गई और इसीलिए इसका क्या हो गया, 10 ग्राम एक्स्ट्रा आ गई ये एनर्जी। ठीक है, तो जो ये मिसिंग मास है, जो आपका यहाँ पे मास मिस था, ठीक है, इस पुरानी वाली स्लाइड पे देखते हैं, जो यहाँ पे 10 ग्राम मास मिसिंग था, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है, द मास डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द मास डिफेक्ट। ठीक है, जो मिसिंग एनर्जी थी बेसिकली वो आपका क्या है, मास डिफेक्ट है। और वो एनर्जी अगर अब कोई पूछे कि रिलीज क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में इंटरेक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और वो न्यूक्लियॉन्स में इंटरेक्शन होने की वजह से वो देखो न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट पे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इधर क्या है, नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है, एनर्जी को डिक्रीज़ करवा रही है, तो मास भी वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट बेसिकली क्या है आपका, मास डिफेक्ट आपको समझ आ गया इसका कंसेप्ट। इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास डिफेक्ट को। और मास डिफेक्ट क्या होता है आपका, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स,
माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का मास हमेशा हमारा ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि पूरे ही एटम का मास। तो आप इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसको पूरा एम न्यूक्लियस भी लिख सकते हो। आपके एनसीईआरटी में ओनली कैपिटल एम से भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, किसी भी एटम का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसी को ही हम मास ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ वो होते हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, वही उसी को ही हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ZmP, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A-Z, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन वो क्या आता है, ये ए होता है ना, ए मीन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन नीचे भी है। इसको अगर आप यहाँ पे जेड लिख दोगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो ए माइनस जेड माइनस ये सॉरी यहाँ पे एम एन भी लगेगा, न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई बाय माइनस एम एक्स या फिर एम न्यूक्लियस, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया मास डिफेक्ट का, ZmP प्लस A माइनस ZmN माइनस M, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट। किसी भी एलिमेंट का मास डिफेक्ट निकालने के लिए, मिसिंग मास निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो इसको हम प्रोटॉन जो ये है ना, इसको एक तरह से और भी लिखा हुआ है, MP को मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, MH से भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में भी वन वो होता है आपका प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन में भी हम इसको 1 कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए आप इसको MH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, मैंने इनिशियली आपका लिखा था मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम आपका बाइंडिंग एनर्जी पढ़ें कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाइंड करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हमें, जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी मास डिफेक्ट की, जो मैंने कहा था ना 10 ग्राम एनर्जी रिलीज़ हुई है, बेसिकली दिस इज़ द मास डिफेक्ट यू कैन से, बट दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, बाइंडिंग एनर्जी को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है हमारी, mc² होती है, और बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल्टा ई डेल्टा एम C²। डेल्टा एम हमको पता है ये होता है, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ZmH लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, प्लस A माइनस ZmN माइनस M और ब्रैकेट के बाहर C²। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बेसिकली क्या है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, या फिर एक वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बंध के रहना है एक रूम में। जैसे सपोज़ एक घर में 4 जने रहते हैं, तो वो चारों जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं पूरे दिन में, काफ़ी बार करते हैं, तो तभी तो वो एक घर में रह पा रहे हैं। अगर वो चारों ही लोग 4 एक कमरा पकड़ लें, कभी किसी से बात ही ना करें, तो एक दिन मतलब वो उस एक घर में रह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक न्यूक्लियस में रहने के लिए सारे न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, बाइंड रहने के लिए। तो उस टाइम पे उनकी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज़ द बाइंडिंग एनर्जी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा E, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूक्लियॉन्स का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, प्लस डेल्टा ई आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। और आप इसका जैसे मैंने बताया, आप इसको एक अपोजिट वे में भी लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल दी न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से अलग निकालने में, मीन्स इसका अपोजिट प्रोसेस, न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है।
हमने पहले पढ़ा कि न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए बाइंडिंग एनर्जी होती है, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालने के लिए भी जो एनर्जी लगती है वो भी आपकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। और जितनी ज़्यादा की न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा वो न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल इज़ द न्यूक्लियस। और जो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा जो न्यूक्लियस हैं उनको बाइंड करके रखती है, इसीलिए। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल करा देती हूँ आपको, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये एग्जांपल आई थिंक आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड with mass defect of 1 AMU। देखो जो मास डिफेक्ट है आपका वो 1 AMU में गिवन होता है हमेशा। ठीक है, मीन्स मास की यूनिट होती है AMU, तो एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बट आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 AMU को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के ये इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है जो कि एसोसिएटेड है विद द डिफेक्टिव मास 1 AMU। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। देखो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे जो हमने अभी ड्राइव किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई वो नहीं, न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ है, कि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, कितने न्यूट्रॉन्स रखने हैं। तो सिंपल फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव नहीं बनाना है हमें किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जो डेल्टा एम है वो कितना दिया हुआ है, 1 AMU। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल्स टू दिस वन, तो ये रख देते हैं। ठीक है, सी स्क्वेयर हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट। अब जो ये आंसर आएगा इसका वो किस में आएगा, आपका जूल्स में आएगा, बट हमें ये जो आंसर है वो चाहिए आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये याद रखना, मोस्टली इस चैप्टर में जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें आप एनर्जी निकालेंगे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकलेगी एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मेगा छोड़ो, पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, ये हट जाएगा। और मेगा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻6 से प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस भी हो गया और यहीं पे इसको एक माइनस में भी लिख देते हैं किसकी पावर को। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो आपका ये आता है, एक बार करके देख लेना, फाइनल आंसर आपका आ रहा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई। ये सॉल्व करके देख लेना, इजी है, वैसे मैंने करके देखा था उस टाइम पे, आपकी बुक में दिया हुआ था न्यूमेरिकल डायरेक्ट, तो आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे ये याद रखना कि 1 AMU में कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में हमें डायरेक्ट भी पुट करनी पड़ेगी। अब ये याद रखना कि 1 AMU में अगर आपकी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, देखो कैलकुलेटर से ना, आई थिंक आपकी 933 समथिंग आ रही होगी, मेरी इतनी आ रही थी 933 पॉइंट समथिंग, बट आप इसको 931.5 लिख लेना अप्रॉक्स करके, क्योंकि हमारी ये स्टैंडर्ड वैल्यू साइंटिस्ट ने रखी थी। ठीक है, तो ये 2 AMU की कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, है ना। अगर मैं ऐसे 1 2 3 करते करते अगर मैं कहूँ डेल्टा एम की कितनी आएगी, डेल्टा एम अगर AMU दिया हुआ है, एक जनरल अगर मैं बात करूँ, जैसे हम कहते हैं ना एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करते करते हम एन तक पुट कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं रखूँ तो वो हो जाएगी डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा ई को, बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। अब कहीं भी डेल्टा ई आपका पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर आपका कहीं एलिमेंट दिया हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कुछ भी दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट डेल्टा एम का फॉर्मूला लगाओ जो हमने निकाला था, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M, वो वाला लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो इसको 931 से। सी स्क्वायर मत लगाना लास्ट में, क्योंकि सी स्क्वायर डेल्टा ई में आ रहा था और डेल्टा ई के लिए हमने ये पहले निकाल लिया है 931.5।
ठीक है। और अगर आपसे खाली AMU का पूछें, 1 AMU में कितना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर की टर्म्स में, तो वो कितना हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा E इज इक्वल टू MC² होता है ना। अब डेल्टा M तो हम निकाल रहे हैं, ये वाला डेल्टा E की वैल्यू ये होती है जो हमने अभी पीछे निकाली थी, सी स्क्वायर को हमने डिवाइड में लिख दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एक बार ये खुद करके देखना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे ये करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा किसी भी एटम की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक आपका यूरेनियम लिया हुआ है, ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन की वो आपकी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूरेनियम की है बाइंडिंग एनर्जी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम। यूरेनियम का देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है 238, ये एटॉमिक नंबर होते हैं, मास नंबर होता है, ये तो याद भी नहीं है, मास नंबर है ये इसका। ठीक है, यूरेनियम का होता है 238, और हम अगर हम हाइड्रोजन हैवी वाला ले लें तो उसका हम कह रहे हैं कि जो मास नंबर है वो क्या है 2 है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन है दिस इज़ लेस स्टेबल दैन द यूरेनियम, बिकॉज यूरेनियम हैज़ द मोर बाइंडिंग एनर्जी एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। बट यहाँ पे अगर मैं एक केस और ले लूँ कि जो आयरन है जिसका मास 56 है, क्या वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम जिसका मास 238 है, और बाइंडिंग एनर्जी आयरन की 438 समथिंग है, 434 है, पता नहीं 438 है, इसकी है 492। ठीक है, और यूरेनियम की हमें पता है ये है। तो आप कहोगे कि आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम, सो आयरन इज़ लेस स्टेबल दैन द यूरेनियम, बट वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आयरन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो यूरेनियम तक आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, इसका तो कम था मास नंबर भी और बाइंडिंग एनर्जी भी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एज़ कम्पेयर वो इंक्रीज़ करती है विद द मास नंबर। ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू MC² होता है ना, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। तो आपका जो आयरन है ये कैसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, देखो यहाँ पे एक लिखा है मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पे जो आयरन है 56 और यूरेनियम है 238, तो अब देखो यहाँ पे 238 न्यूक्लियॉन्स हैं जिन्हें 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को बाइंड करवा के रखना है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये नंबर है उतना ही ज़्यादा ये नंबर है। यहाँ पे आयरन में क्या था आपका 492, तो यहाँ पे 56 न्यूक्लियॉन्स को 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाइंड करवा के रखना था। तो हमें ये रेशियो भी देख के चलना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बेसिकली हमें ये रेशियो ही देख के चलना है, भी नहीं ही, ये रेशियो ही देख के चलना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये जो एनर्जी है ये इजीली इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करवा सकती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसीलिए आयरन जो है हमारा वो मोर स्टेबल है दैन द यूरेनियम। और इसका मैं आपको एक कर्व बना के दिखाती हूँ जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो आप बताएंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताने का कि विच विल बी मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, यू विल डिफाइन इट बाय द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की हम जब बात करते हैं तो वो मोस्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करते हैं। इसका जो कर्व है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत लेंथी हो जाती है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है इसका।
तो अभी इतना ही पढ़ना, फिर कल मैं इसकी वीडियो डाल डाल दूँगी आपको।